हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम की एक यूनिट है ब्राज़ील। देखिए दोस्तों, आपका एक सब्जेक्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अंतर्गत आपको ब्राज़ील को पढ़ना है। ठीक है, ब्राज़ील की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके बारे में आपको कई सारी बातें समझनी है, कई सारी बातें पढ़नी हैं। आज की इस वीडियो में हम उन सारी बातों को कवर करेंगे, सारी बातों को अच्छे से समझेंगे, जो भी बातें आपको पढ़नी हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को, अपनी इस यूनिट को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला यहाँ पर टॉपिक है ब्राज़ील में संवैधानिक विकास का इतिहास। मतलब ब्राज़ील में जो संविधान है तो उस संविधान का किस तरह से विकास हुआ है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो टॉपिक है इसमें आपको ये बताया गया है कि ब्राज़ील में संवैधानिक विकास का क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, बहुत सिंपल है। ब्राज़ील में संविधान का विकास उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालातों से जुड़ा हुआ है। यह विकास मुख्य रूप से चार चरणों में हुआ। राजशाही काल, गणराज्य की स्थापना, सैन्य शासन और फिर लोकतांत्रिक परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राज़ील में संविधान का जो विकास रहा है, अगर हम उसके इतिहास की बात करें तो ये जो विकास हुआ है वो मुख्य रूप से 4 चरणों में हुआ है। पहला है राजशाही काल, दूसरा है गणराज्य की स्थापना यानी कि लोकतंत्र की स्थापना ही, फिर है सैन्य शासन, ठीक है, फिर है लोकतांत्रिक परिवर्तन। अभी इसे हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले संविधान का जो विकास है ब्राज़ील में वो राजशाही शासन के दौरान हुआ। फिर राजशाही शासन को हटाकर जो गणराज्य की स्थापना की गई, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई, उसमें संविधान का विकास हुआ। फिर जब तख्ता पलट वगैरह हुआ, जब सैन्य शासन स्थापित हो गया, तो इस दौरान संविधान का जो विकास हुआ, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर सैन्य शासन को हटाकर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई, तो उसमें किस तरह से संविधान का विकास हुआ, तो यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई हैं। तो देखिए, जब ब्राज़ील ने पुर्तगाल से आज़ादी पाई तो 1824 में पहला संविधान लागू हुआ। इसे राजा पेड्रो प्रथम ने बनाया था। यह संविधान केंद्रीकृत राजशाही को मजबूत करता था और राजा को बहुत ज़्यादा शक्तियां दी गई थीं, जिसे मध्यस्थ शक्ति कहा गया। इस संविधान में केवल संपत्ति रखने वालों को वोट देने का अधिकार था। यह संविधान लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था के विकास में बाधा बना रहा। देखिए दोस्तों, ब्राज़ील एक समय पुर्तगाल का उपनिवेश था और जब ब्राज़ील को पुर्तगाल से आज़ादी मिलती है, पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो 1824 में यहाँ पर पहला संविधान लागू किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा संविधान लागू किया जाता है जिसमें राजा को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी जाती है। एक तरह से यहाँ पर मतलब ये जो संविधान था ये राजतंत्र का समर्थक ही था। इसमें राजा को ही बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी और जो संपत्ति रखने वाले जो समुदाय जिसके पास अधिक संपत्ति थी उसी को वोट देने का अधिकार था। 1889 में 1889 में जब राजशाही खत्म हुई तो ब्राज़ील को संघीय गणराज्य घोषित कर दिया गया। इसके मतलब संघीय गणराज्य का मतलब एक तरह से लोकतांत्रिक स्टेट घोषित किया गया, जहाँ पर केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकारें, मतलब राज्य सरकारों को भी शक्तियाँ दी गई हैं। मतलब एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश घोषित किया गया। ठीक है, जब राजशाही खत्म हो गई। इसके बाद 1891 में नया संविधान आया जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित था। इसमें संघीय प्रणाली और सत्ता के 3 भाग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन किया गया था। मतलब दोस्तों, 1891 में नया संविधान ब्राज़ील में लागू किया जाता है और ये जो संविधान था वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित था और इस संविधान में संघीय प्रणाली को अपनाया गया था और सत्ता के 3 भाग, मतलब जो सरकार के जो 3 प्रमुख अंग हैं, ठीक है, सत्ता के शासन के जो 3 प्रमुख अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इनके बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया था। इसके साथ ही राज्यों को अधिक अधिकार दिए गए। हालांकि यह संविधान मुख्य रूप से संपन्न कृषि अभिजात वर्ग के हितों की रक्षा करता था और सामाजिक असमानता बनी रही। मतलब ये जो संविधान था इसने राज्यों को अधिक अधिकार दिए, लेकिन ये संविधान मुख्य रूप से जो संपन्न कृषि अभिजात वर्ग था, ऐसा वर्ग जो कि अभिजात वर्ग था, कृषि से संबंधित,
तो इस वर्ग को संविधान के द्वारा कई सारे अधिकार दिए गए थे, ठीक है। इस वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कई सारी व्यवस्था संविधान में की गई थी और सामाजिक असमानता बनी रही। इसके साथ ही 1930 के दशक में ब्राज़ील में राजनीतिक और आर्थिक संकट आया। गेटुलियो वर्गास के नेतृत्व में तख्ता पलट हुआ और 1934 में नया संविधान लागू हुआ। यह संविधान श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुधारों पर केंद्रित था। इसमें महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला और श्रम कानूनों में सुधार किया गया। यह संविधान लोकतांत्रिक और समाजवादी विचारों का मिश्रण था, लेकिन यह संविधान भी स्थायित्व नहीं पा सका, क्योंकि 1937 में गेटुलियो वर्गास ने एस्टाडो नोवो यानी कि न्यू स्टेट शासन की घोषणा कर दी, जिसने ब्राज़ील को एक अधिनायकवादी व्यवस्था में बदल दिया। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 1930 के दशक में क्या हुआ कि ब्राज़ील में राजनीतिक और आर्थिक संकट आया, ठीक है। ऐसे में वहाँ पर तख्ता पलट हुआ और 1934 में नया संविधान लागू किया गया। अब ये जो नया संविधान लागू किया गया था 1934 में, इसके द्वारा कई सारे सुधार हुए, जैसे कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की गई, सामाजिक सुधारों पर ध्यान दिया गया, ठीक है। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला, श्रम कानूनों में सुधार किए गए, मतलब कई सारे सुधार इसके द्वारा किए गए। लेकिन 1937 में गेटुलियो वर्गास ने एस्टाडो नोवो शासन की घोषणा कर दी, मतलब नए स्टेट की एक तरह से नए शासन प्रणाली की घोषणा की। कई सारे बदलाव हुए, जिसने ब्राज़ील को एक अधिनायकवादी व्यवस्था में बदल दिया। एक तानाशाही सरकार की स्थापना ब्राज़ील में हुई। 1937 का संविधान तानाशाही शासन को मजबूत करता था। 1937 में जो संविधान लागू किया गया, 1937 में जो संविधान बनाया गया था, वो ब्राज़ील में तानाशाही शासन को मजबूत करता था। इसमें नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और मीडिया पर नियंत्रण शामिल था। यह दौर पूरी तरह से तानाशाही का प्रतीक था। मतलब 1937 का ये जो संविधान था, इसने नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई कई तरह से, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाए, मीडिया पर नियंत्रण इसने करने का प्रयास किया, मतलब सरकार का अधिक से अधिक नियंत्रण हो मीडिया पर, तो ऐसी व्यवस्था अपनाई गई। तो ये जो मतलब विशेषताएं थी इस संविधान की, 1937 के संविधान की, ये पूरी तरह से तानाशाही शासन को मजबूत करने वाली विशेषताएं थी। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जनता ने लोकतंत्र की मांग की, जिससे वर्गास का शासन खत्म हुआ और 1946 में नया संविधान आया। इस संविधान ने लोकतांत्रिक अधिकारों की वापसी की, प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को मजबूत किया। इस संविधान ने आधुनिक कल्याणकारी राज्यों की नींव रखी, लेकिन सामाजिक असमानताओं को पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। देखिए दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्राज़ील की जनता ने लोकतंत्र की मांग की, जिससे वर्गास का शासन खत्म हुआ और 1946 में नया संविधान लागू किया गया। अब देखिए, जो 1946 का नया संविधान लागू किया गया, इसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने के लिए कई सारे मतलब प्रयास किए, जैसे कि लोकतांत्रिक अधिकारों की वापसी, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, नागरिक अधिकारों को मजबूत किया गया इस संविधान के द्वारा। 1946 का जो नया संविधान लागू किया गया था, नया संविधान जो बनाया गया था, उसके द्वारा ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित जो भी मतलब विशेषताएं हैं, उनको लागू करने का प्रयास किया गया। हालांकि इस संविधान ने आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। जो आधुनिक कल्याणकारी राज्य है, मतलब ऐसा राज्य, ऐसी सरकार जो कि जनता की भलाई के लिए कई तरह के कार्य करें, ठीक है, ऐसी सरकार की, ऐसे राज्य की स्थापना की नींव रखी इस संविधान ने, लेकिन सामाजिक असमानताओं को पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। इसके अलावा 1964 में सैन्य तख्ता पलट हुआ और 1967 में नया संविधान लागू किया गया, जिसने कार्यपालिका को बहुत शक्तियां दी और नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित कर दिया। यह दौर दमन, सेंसरशिप और मानवाधिकार हनन का था। मतलब ब्राज़ील में 1964 में सेना ने तख्ता पलट किया और 1967 में नया संविधान लागू किया गया। ये जो नया संविधान लागू किया गया था, इसने सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तियां दे दी और जो नागरिक अधिकार थे, जो नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित जो अधिकार थे, उनको सीमित किया गया। कई तरह से दमन की नीति को अपनाया गया, प्रेस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही 1985 में सैन्य शासन खत्म हुआ और 1988 में नया संविधान लागू हुआ, जिसे नागरिकों का संविधान
कहा जाता है। यह संविधान अब तक का सबसे प्रगतिशील संविधान माना जाता है। इसमें नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष महत्व दिया गया। यह संविधान शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा को मौलिक अधिकार मानता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। तो दोस्तों 1985 में ब्राज़ील में सैन्य शासन समाप्त होता है, जो तानाशाही शासन था उसका अंत होता है, ठीक है। और 1988 में नया संविधान लागू किया जाता है। ये जो नया संविधान था ये ब्राज़ील में लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह लागू करता है। इस संविधान को नागरिकों का संविधान कहा जाता है। तो आई होप यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई दोस्तों कि 1988 में ब्राज़ील में नया संविधान लागू किया गया जिसे नागरिकों का संविधान कहा गया, और ये संविधान ब्राज़ील में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। यहाँ तक दोस्तों हमने समझा कि किस तरह से ब्राज़ील में संवैधानिक विकास हुआ। यहाँ पर हमने देखा कि ब्राज़ील में समय समय पर नए नए संविधानों को लागू किया गया। संविधान में व्यापक पैमाने पर समय समय पर कई सारे बदलाव किए गए। तो ब्राज़ील में संवैधानिक विकास की एक लंबी प्रक्रिया को हमने यहाँ पर देखा। आई होप यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ब्राज़ील के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ब्राज़ील के संविधान की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, ब्राज़ील का संविधान जिसे 1988 में अपनाया गया था। देखिए, ब्राज़ील में कई संविधान अपनाए गए, कई संविधान लागू किए गए, ठीक है। कई संविधान को हटाया गया, कई नए संविधान को लाया गया। फिर जब 1988 में जो संविधान लाया गया जो कि ब्राज़ील में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है, तो ये जो 1988 का ये जो संविधान है यहाँ पर, जो कि ब्राज़ील में ये जो संविधान अपनाया गया 1988 में, तो हम यहाँ पर इसकी विशेषताओं को हम यहाँ पर समझ रहे हैं, जो कि ब्राज़ील में लोकतांत्रिक शासन को काफ़ी मजबूत करता है। यह एक विस्तृत और आधुनिक दस्तावेज है जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे और नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसे संविधान नागरिक भी कहा जाता है क्योंकि यह नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर विशेष जोर देता है। तो अब क्या विशेषताएं हैं इस ब्राज़ील के संविधान की, तो यहाँ पर देखिए, ब्राज़ील के संविधान की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला है संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप। ब्राज़ील का संविधान लोकतंत्र पर आधारित है। यह विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को सुनिश्चित करता है। इसमें नागरिकों के व्यापक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। इसके अलावा संघीय प्रणाली। ब्राज़ील एक संघीय गणराज्य है जिसमें संघ, राज्य, नगरपालिकाएं और संघीय जिला शामिल है। प्रत्येक इकाई को अपनी स्वायत्तता और अधिकार प्राप्त है। यह संघीय ढांचा संविधान के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित है। तो देखिए दोस्तों, एक विशेषता यह है, देखिए, ब्राज़ील के संविधान की एक विशेषता यहाँ पर यह है कि संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप, मतलब जो संविधान लागू किया गया है ब्राज़ील में, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करता है। मतलब संविधान का जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक है, ठीक है। जैसे कि जो सरकार के जो अंग हैं, शासन के जो अंग हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इसकी बात की गई है। इन तीनों ही अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। नागरिकों के व्यापक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया है, मतलब नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। तो एक विशेषता यह है कि संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप। इसके अलावा संघीय प्रणाली, मतलब संघीय प्रणाली को अपनाया गया है संविधान के द्वारा। मतलब यहाँ पर राज्य सरकारें भी हैं, मतलब क्षेत्रीय सरकारें भी हैं और केंद्र सरकार भी है। तो यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है कि संघ, राज्य, नगरपालिका और संघीय जिला, तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया जा रहा है। आप बस सिंपल सा यूँ समझ सकते हैं कि संघीय प्रणाली अपनाई गई है, मतलब केंद्र सरकार भी है और क्षेत्रीय सरकारें भी हैं, जैसे कि राज्य सरकार भी है, नगरपालिकाएँ भी हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा निचले स्तर की, बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय स्तर की जो सरकारें हैं वो भी हैं। साथ में संघीय जिला, मतलब संघीय जिला का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि ऐसा क्षेत्र जो कि सीधे केंद्र सरकार के द्वारा शासित किया जाता है, इसका मतलब ये है। इसके साथ ही जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, इसमें जो राज्य सरकारें हैं, जो क्षेत्रीय सरकारें हैं, उनको भी अधिकार दिए गए हैं और केंद्र सरकार को भी अधिकार दिए गए हैं, मतलब शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। इसके अलावा मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं। ब्राज़ील का संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और शिक्षा जैसे अधिकारों की गारंटी देता है। यह
नस्ल, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी भेदभाव को निषिद्ध करता है। मतलब मूल अधिकार दिए गए हैं, कई सारे अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, नागरिकों को अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही जो भेदभाव, किसी भी आधार पर जो भेदभाव हो सकता है उस पर रोक लगाई गई है। जैसे कि नस्ल, धर्म, लिंग या और आर्थिक स्थिति के आधार पर आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी भेदभाव को निषिद्ध किया गया है संविधान के द्वारा। इसके अलावा लोकप्रिय संप्रभुता, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं। चुनाव, जनमत संग्रह और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नागरिक अपनी संप्रभुता का उपयोग करते हैं। मतलब सरकार के पास जो शक्तियां हैं वो नागरिकों के द्वारा ही दी गई हैं, या संविधान के पास जो शक्तियां हैं वो नागरिकों के द्वारा ही दी गई हैं। तो जो सरकार चुनी जाए तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक चुनाव वगैरह हो, ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए जिसमें जनता का मत जाहिर हो। तो ये बातें हैं। इसके अलावा गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य, ब्राज़ील एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान धर्म और राज्य को अलग रखने की गारंटी देता है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। मतलब दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष एक विशेषता है ब्राज़ील के संविधान की। देखिए दोस्तों, कुछ बातें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द आया है गणतांत्रिक। तो देखिए गणतांत्रिक का मतलब ये है कि देश का जो सर्वोच्च पद है, ठीक है, देश का जो प्रमुख व्यक्ति है या कोई जो प्रमुख अधिकारी है, जो प्रमुख पद है देश के लिए, तो उस पर किसी व्यक्ति को अगर चुना जाता है तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुना जाता है गणतांत्रिक व्यवस्था में। जैसे कि भारत एक गणतांत्रिक देश है, तो भारत में जो सर्वोच्च पद है, जैसे कि राष्ट्रपति का जो पद है, वो राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही चुना जाता है। ठीक है, जबकि हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में गणतांत्रिक व्यवस्था में नहीं दिखाई देती, वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है। वहाँ का जो प्रमुख व्यक्ति है वो राजशाही के तहत है। तो आपको सिंपल सा अर्थ समझ में आ गया होगा कि गणतांत्रिक का मतलब यही है कि देश का जो सर्वोच्च पद है, जो प्रमुख व्यक्ति है, जैसे कि राष्ट्रपति हो सकता है, तो उसका चुनाव होता है, उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है। ठीक है, तो यही गणतांत्रिक व्यवस्था है। और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब समझिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का। पहले मैंने कई बार आपको बताया, लेकिन कई बार आई थिंक आप लोगों का सिलेबस भी बदला है। पहले आई थिंक मैं जो नई एजुकेशन पॉलिसी के जो पहले के स्टूडेंट थे, जिनके पास नई एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस था या नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो हो सकता है कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में कई बार बताया हो, और हो सकता है कि मैंने आपको ये ना भी बताया हो। पहले के हो सकता है जो स्टूडेंट रहे हों जिन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिलेबस मतलब नहीं पढ़ा था, उनको या तो बताया हो मैंने, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब एक बार स्पष्ट कर देता हूँ, ताकि सभी को एक बार इसका अर्थ समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अमेरिका भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, और यहाँ पर ब्राज़ील भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन यहाँ पर अंतर है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में धर्मनिरपेक्ष का जो मतलब है वो अलग है पश्चिम के तुलना में। पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं, जो अमेरिका है, जो पश्चिमी जगत है, वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ है वो ऐसा होता है कि जो राज्य है, राज्य का मतलब सरकार, और जो धर्म है, उन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई है। मतलब जो मतलब वेस्टर्न जो धारणा है, जो पश्चिमी धारणा है धर्मनिरपेक्ष को लेकर, उसका मानना ये है कि धर्म और राज्य, इन दोनों में एक दीवार होनी चाहिए बीच में। धर्म राज्य को कुछ नहीं कहेगा और राज्य धर्म को कुछ नहीं कहेगा। मतलब ये कि राज्य धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, और जो धर्म होगा वो राज्य के मामले में, सरकार के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी धारणा है, और यही धारणा यहाँ पर ब्राज़ील में अपनाई गई है। तो ब्राज़ील भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर क्या व्यवस्था है कि जो राज्य है और जो धर्म है और जो राज्य है, इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। तो इस तरह की धर्मनिरपेक्षता की नीति को ब्राज़ील के संविधान में अपनाया गया है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा भारत के कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं धर्मनिरपेक्षता को, तो यहाँ पर आप बात को समझिए।
भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इतिहास को समझते हैं दोस्तों, तो इतिहास को जब हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में जो धर्म है वो राजनीति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, भारत में धर्म को अगर हम ऐतिहासिक रूप से बात करें तो भारत में जो धर्म की व्यवस्था रही है, इसमें हम देखते हैं कि धर्म को एक मार्गदर्शक के रूप में माना जाता था। जो राजा होता था भारत में, अगर हम बात करें, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत में जो धर्म था वो कर्तव्य के रूप में था कि जो राजा होगा, धर्म उसका मार्गदर्शन करेगा। धर्म क्या करेगा? राजा का मार्गदर्शन करेगा। ऐसे रूप में भारत में धर्म मतलब ऐसे रूप में ये व्यवस्था थी कि जो धर्म है वो कर्तव्य से संबंधित था, वो नैतिकता से जुड़ा हुआ था। कि जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा ऐसा कहा जाए कि हमारा धर्म कहता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा कर्तव्य के रूप में जब हम बात कर रहे हैं धर्म की, जहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। मतलब धर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहा है। मतलब धर्म एक तरह से मार्गदर्शन कर रहा है, जो मतलब राज व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, उसका मार्गदर्शन कर रहा है। और यही ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति में हमें यही दिखाई देता है। जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हमें यही व्यवस्था दिखाई देती है कि जो धर्म रहा है उसको एक कर्तव्य के रूप में देखा गया है। भारत में जो भारत की ऐतिहासिक जड़ें रही हैं उसमें धर्म को एक कर्तव्य के रूप में देखा गया है कि जैसे कि राजा का धर्म है या कर्तव्य है कि राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो पश्चिमी जो अर्थ है धर्मनिरपेक्षता का, उससे अलग है। पश्चिम में क्या है कि संविधान धर्म और राज्य को अलग रखता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी जो अवधारणा है वो कहती है कि धर्म और राज्य अलग हैं, उनके बीच में एक दीवार सी खड़ी है। मतलब कहने का यह है कि ना धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा और ना राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से दूरी बना कर रखते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था पश्चिमी जो देश हैं वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष के कॉन्टेक्स्ट में की गई है। लेकिन भारत में क्या है व्यवस्था है? तो देखिए, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका अर्थ ये है कि जो सरकार है वो सभी धर्मों को एक नज़र से देखेगी। किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो सरकार है उससे एक मतलब जो सरकार है वो सभी धर्मों को एक बराबर नज़र से देखेगी, सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। इस मतलब ये अवधारणा भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अपनाई गई है। मतलब आप समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी जगत में क्या अवधारणा है कि धर्म और राज्य इन दोनों को बहुत अलग रखा जाता है, क्योंकि वहाँ एक इतिहास रहा है। वहाँ पर क्या है, वेस्टफेलिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो वेस्टफेलिया में हमने यही देखा था कि वेस्टफेलिया के आसपास का जो टाइम पीरियड था उसमें हमने ये देखा था कि जो धर्म था, ठीक है, जो वहाँ पर जो धर्म था यूरोपीय देशों में, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरफियर करता था राज्य में। जो सरकार थी, जो शासक वर्ग था, तो उसके मामले में बहुत ज़्यादा इंटरफियर हो रहा था धर्म का। इसीलिए वहाँ पर ये अवधारणा डेवलप हुई कि धर्म और राज्य को अलग अलग रखते हैं। यही धर्मनिरपेक्षता हो गई वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन भारत ने अपने कल्चर के हिसाब से, अपने ऐतिहासिक जो जड़ें रही हैं, ऐतिहासिक जो संस्कृति रही है, जो भी बातें हैं, तो उसके हिसाब से भारत में धर्मनिरपेक्षता शब्द के अर्थ को अपनाया गया है। जो कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में यही मतलब है धर्मनिरपेक्षता का कि भारतीय सरकार, जो भारतीय राज्य है, वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी धर्मों को समान नज़र से देखेगा। आई होप दोस्तों यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, इस पॉइंट में मैंने आपको आपका थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया, लेकिन ये ज़रूरी था। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। जब मैंने आपको अमेरिका वाले जो यूनिट पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको एक बार बताया था कि जो वहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है उसमें राज्य और धर्म को अलग रखा गया है पूरी तरह। वहाँ पे इसी अवधारणा को अपनाया गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा आपको ये समझा दूँ कि ये वाला पॉइंट दोबारा यहाँ पर आया, तो वहाँ पर मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया था, तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया। इसके साथ ही मानवाधिकारों का संरक्षण। संविधान मानवाधिकारों को विशेष महत्व देता है और सभी नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के उपाय करता है। यह श्रम अधिकारों, सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रावधान करता है।
तो ब्राज़ील के संविधान की एक विशेषता है कि ब्राज़ील के संविधान में मानव अधिकारों को भी शामिल किया गया है। मतलब व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार जो कि नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, तो ऐसे अधिकारों को भी शामिल किया गया है। आई होप दोस्तों यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके साथ ही ब्राज़ील के संविधान की एक विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ब्राज़ील में न्यायपालिका स्वतंत्र है। सुप्रीम फेडरल कोर्ट संविधान की व्याख्या और लागू करने का सर्वोच्च प्राधिकरण है। मतलब जो सुप्रीम फेडरल कोर्ट है ब्राज़ील में, इसके पास संविधान की व्याख्या का अधिकार है और संविधान में जो अनुच्छेद हैं, संविधान में जो नागरिकों के अधिकार हैं वो लागू किए जाएं, तो ये अधिकार सुप्रीम फेडरल कोर्ट के पास है। इसके साथ ही राजनीतिक बहुलवाद। संविधान राजनीतिक दलों की बहुलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। यह विभिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोणों के सह अस्तित्व की गारंटी देता है। मतलब दोस्तों कहने का यह है यहाँ पर मतलब कि ब्राज़ील के संविधान में जो अलग अलग जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, तो उनके भी सह अस्तित्व की बात की गई है। जैसे कि अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर जो राजनीतिक दल हैं, अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं जिनका अपना अपना विचार है, ठीक है, जिनकी अपनी अपनी विचारधारा है, तो उनके सह अस्तित्व की गारंटी ब्राज़ील का संविधान देता है। इसके साथ ही संशोधन की प्रक्रिया। तो देखिए दोस्तों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट और कठोर है। इसमें संशोधन के लिए नेशनल कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक है, जिससे संविधान की स्थिरता सुनिश्चित होती है। अब देखिए जो संशोधन प्रक्रिया है ब्राज़ील के संविधान में वो स्पष्ट है और कठोर भी है। मतलब इतना आसान नहीं है संशोधन करना, लेकिन हाँ संशोधन किया जा सकता है। हालांकि जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कठोर है, संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी कठोर है, लेकिन साथ में जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। दोस्तों अभी हमने ब्राज़ील के संविधान की विशेषताओं को समझा। अब यहाँ पर हम ब्राज़ील की राजनीति के आर्थिक आयाम को समझते हैं। तो देखिए ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में उच्च असमानता का प्रमुख कारण उसकी सामाजिक संरचना है, जिसमें भूमि, संपत्ति और संसाधन का असमान वितरण है। उपनिवेशी काल से ही ब्राज़ील में एक ऐसे संरचनात्मक असंतुलन की नींव रखी गई जहां बड़ी भूमिकाओं पर कुछ वर्गों का कब्जा था और बाकी समाज इसके खिलाफ संघर्ष करता रहा। यह आर्थिक असमानता न केवल एक उत्पीड़क व्यवस्था का परिणाम थी, बल्कि इसने एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया जिसमें सत्ता और संसाधनों का नियंत्रण और केंद्रित हुआ। ब्राज़ील की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सामाजिक असमानताओं का लंबा इतिहास है और इन असमानताओं को दूर करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हैं। इन असमानताओं को खत्म करने में विशेष रूप से ब्राज़ील सरकार की नीतियां जैसे भूमि सुधार, शिक्षा में निवेश और सामाजिक कल्याण योजनाओं का योगदान रहा है, लेकिन असमानता पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। तो देखिए दोस्तों, जब हम ब्राज़ील के आर्थिक आयाम को देखते हैं, जब हम ब्राज़ील की राजनीति में आर्थिक आयाम को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ब्राज़ील में उच्च असमानता देखने को मिलती है। ब्राज़ील में लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता रही है। यहाँ पर दोस्तों यही बताया जा रहा है कि देखिए ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में उच्च असमानता का प्रमुख कारण उसकी सामाजिक संरचना है, जिसमें भूमि, संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण है। मतलब सामाजिक संरचना ऐसी रही है जिसमें भूमि, संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण है। मतलब जो आर्थिक साधन है उनका वितरण बहुत असमान है, तो ये एक कारण है। यह एक कारण है उच्च असमानता का। इसके साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपनिवेशी काल से ही ब्राज़ील में एक ऐसे संरचनात्मक असंतुलन, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बना, ऐसी संरचना बनी जिसमें अधिकतर संसाधनों पर कुछ वर्गों का कब्जा स्थापित हो गया, कुछ वर्गों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल गए, बाकी जो वर्ग थे, बाकी जो समाज था, तो वो पिछड़ता गया। तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लंबे समय से ब्राज़ील में ये असमानता रही है, जिसका एक प्रमुख कारण संरचनात्मक व्यवस्था रही है कि मतलब व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई थी जिसने असमानता को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही
ब्राज़ील की सरकार ने इस असमानता को ख़त्म करने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, कई सारे सुधार किए हैं। तो ब्राज़ील की सरकार ने कई नीतियां अपनाई हैं, जैसे कि भूमि सुधार, शिक्षा में निवेश और सामाजिक कल्याण योजनाओं का मतलब सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाएं लाई गई हैं सरकार के द्वारा। लेकिन तब भी ये जो असमानता है ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हो पाई है। ब्राज़ील में आर्थिक असमानता की प्रमुख विशेषता यह रही है कि यह न केवल आय में अंतर का परिणाम है, बल्कि सामाजिक सेवाओं और अवसरों के वितरण में भी असमानताएं हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में गहरी असमानताएं देखी जाती हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग अनुभव पैदा करती हैं। ब्राज़ील के गरीब वर्गों को अक्सर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में मुश्किलें होती हैं, जबकि उच्च वर्ग के पास बेहतर संसाधन और अवसर होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक असमान समाज विकसित हुआ है, जिसमें विकास के अवसर केवल कुछ खास वर्गों तक सीमित रहे हैं, जबकि व्यापक जनसंख्या के लिए यह अवसर नहीं मिल पाए हैं। इस असमानता का राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है और इसका परिणाम यह हुआ है कि ब्राज़ील की राजनीति में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष और असहमति बनी रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बातें बताई जा रही हैं कि ब्राज़ील में आर्थिक असमानता की एक प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर सिर्फ आय में अंतर नहीं, आय का मतलब सिर्फ जो व्यक्तियों की जो आय है उसमें अंतर नहीं है, व्यक्तियों की जो मतलब एक तरह से इनकम है या जो आर्थिक स्थिति है सिर्फ उसमें अंतर नहीं है, बल्कि जैसे कि जो सामाजिक सेवाएं हैं या विकास के जो अवसर उपलब्ध हैं तो उसमें भी असमानताएं देखने को मिलती हैं। मतलब जो संपन्न वर्ग है उसे काफ़ी आसानी से सामाजिक सेवाओं का लाभ मिल पाता है, ठीक है, जबकि जो गरीब पिछड़ा हुआ जो वर्ग है तो उसको इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मतलब इसमें जो सामाजिक सेवाएं हैं, जो अवसर हैं, तो वो जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, मतलब जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, ऐसा वर्ग जिसके पास बहुत ही कम संसाधन उपलब्ध हैं, तो ऐसे वर्ग सामाजिक सेवाओं और अवसरों का लाभ सही से नहीं उठा पा रहे हैं। जबकि जो उच्च वर्ग है, जिसके पास बेहतर संसाधन हैं, वो इन सामाजिक सेवाओं और जो अवसर उपलब्ध हैं उनका बेहतर तरीके से उसका लाभ उठा पा रहे हैं। ब्राज़ील की राजनीति में आर्थिक आयाम के राजनीतिक पहलू को भी समझना जरूरी है। ब्राज़ील की राजनीति पर सामाजिक असमानताओं के चलते राजनीतिक पार्टियां और संस्थाएं बहुत प्रभावित होती हैं। मतलब ये जो सामाजिक असमानता का मुद्दा है ये ब्राज़ील की राजनीति को काफ़ी गहराई से प्रभावित करता है। गरीब वर्ग और अन्य हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए समावेशी नीतियों की मांग होती है। मतलब जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके विकास के लिए समावेशी नीतियों की मांग की जाती है। मतलब यह है कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिसके द्वारा सभी वर्गों का विकास हो, तो ऐसी समावेशी नीतियों की मांग की जाती है। जबकि जो उच्च वर्ग है वो अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए परंपरागत नीतियों को बढ़ावा देते हैं। मतलब जो परंपरागत नीतियां रही हैं, जो पहले से जो नीतियां लागू की जाती रही हैं बहुत लंबे समय से, तो ऐसी नीतियों को उच्च वर्ग बढ़ावा देता है, ठीक है, देने का प्रयास करता है उच्च वर्ग। इसका परिणाम यह है कि ब्राज़ील की राजनीति में अक्सर संघर्ष और असंतोष बना रहता है, क्योंकि विभिन्न वर्गों के बीच संसाधनों के वितरण पर असहमतियां और मतभेद होते हैं। तो दोस्तों यही मतलब ये जो असमानता है ब्राज़ील में, और इस असमानता को दूर करने के लिए किन नीतियों को लागू किया जाए, तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब किन नीतियों को अपनाया जाए, तो इसको लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं तो उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहता है। जो अलग अलग समुदाय हैं उनके बीच में भी मतलब कई सारे मतभेद होते हैं, जिस कारण से ब्राज़ील की राजनीति में अक्सर संघर्ष और असंतोष बना रहता है, क्योंकि विभिन्न वर्गों के बीच संसाधनों के वितरण पर असहमतियां और मतभेद होते हैं। यही बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा राजनीतिक भ्रष्टाचार और संस्थागत कमजोरियां भी असमानता को बढ़ावा देने में सहायक रही हैं। मतलब ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में राजनीतिक भ्रष्टाचार भी है, संस्थागत कमजोरियां भी हैं, मतलब जो संस्थाएं हैं उसमें भी कुछ कमियां हैं, तो ये भी असमानता को बढ़ावा देने में सहायक रही है। सरकारों के भ्रष्टाचार और नीतिगत निर्णयों में पारदर्शिता की कमी के कारण असमानताओं को संबोधित करने में प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके हैं।
मतलब मैंने अभी आपको थोड़ा पहले बताया था कि सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं, कई सारे सुधार करने का प्रयास सरकारों के द्वारा किया गया है। जो ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील में सरकार के द्वारा कई सारे प्रयास किए गए हैं, कई सारे सुधार किए गए हैं ताकि ये जो असमानता है इसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन सरकारों में जो भ्रष्टाचार है या जो नीतिगत निर्णयों में पारदर्शिता की जो कमी है, तो इसके कारण जो नीतियाँ लागू की जाती हैं, जो सुधार लागू किए जाते हैं, तो वो अपना उद्देश्य पूरा करने में सफल नहीं हो पाते। ब्राज़ील की राजनीति में आर्थिक असमानता के असर को दूर करने के लिए सामाजिक आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये आंदोलन, चाहे वह भूमिहीनों का आंदोलन हो या काले समुदाय का आंदोलन, इन असमानताओं के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और सरकारी नीतियों को चुनौती देते रहे हैं। मतलब ब्राज़ील में कई बार सामाजिक आंदोलन हुए हैं जिसके द्वारा ये प्रयास किया गया है कि ये जो असमानता है इसको दूर किया जाए। सामाजिक आंदोलन किए गए हैं जिसके द्वारा सुधारों की मांग को तीव्र करने का प्रयास किया गया है। सरकारों पर दबाव डाला गया है कि सरकार अच्छी नीतियां लाएं, सही से सुधार करे। इन आंदोलनों ने सत्ता संरचनाओं पर दबाव डाला है और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को तेज किया है। इसके बावजूद इन आंदोलनों का असर उतना प्रभावी नहीं रहा जितना कि उम्मीद की गई थी, क्योंकि राजनीतिक संस्थाओं और शक्तियों ने इन मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात भी बताई जा रही है कि ये जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं ब्राज़ील में, इनके द्वारा सुधारों की व्यापक मांग की गई है। सरकार पर दबाव भी डालने का प्रयास किया गया है कि सरकार सुधार करे, अच्छी नीतियां लाएं। लेकिन तब भी ये उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे हैं ये आंदोलन, क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि सरकार ने या जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसने इनकी मांगों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा ब्राज़ील के विकास मॉडल में आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसका उद्देश्य था घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी निर्भरता को कम करना। हालांकि आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण की शुरुआत में कुछ सफलता मिली, लेकिन इस मॉडल के द्वारा उत्पन्न किया गया असंतुलन औद्योगिकरण की सीमित सफलता ने आर्थिक असमानताओं को और बढ़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1980 के दशक में ब्राज़ील को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और असमानता का यह दुष्चक्र और भी गहरा हुआ। दोस्तों, ब्राज़ील ने आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए और मतलब जो घरेलू उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, जो घरेलू उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए और विदेशी निर्भरता को कम किया जाए। ऐसा करने के लिए ब्राज़ील ने विकास मॉडल के रूप में आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण के मॉडल को अपनाया, जिसके द्वारा यही प्रयास किया जाना था कि जो घरेलू उत्पादन है उसको बढ़ावा मिले और कम से कम आयात किया जाए, विदेशी निर्भरता को कम किया जाए, ऐसा प्रयास किया जाना था। हालांकि शुरुआत में इसकी कुछ सफलताएं मिली, लेकिन फिर भी यह मॉडल असफल रहा, जिससे जो आर्थिक असमानताएं थी वो और भी ज़्यादा बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1980 के दशक में ब्राज़ील को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। सामाजिक असमानता को संबोधित करने के लिए ब्राज़ील के राजनीतिक निर्णयों और सरकारी नीतियों में विभिन्न सुधारों की आवश्यकता है। असमानताओं के प्रभावी संसाधन के लिए अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण नीतियों की आवश्यकता है, जो सभी वर्गों और जातीय समूहों को समान अवसर प्रदान करें। इसके अलावा संस्थागत सुधार जैसे कि सरकारी पारदर्शिता, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन असमानताओं को कम करने के लिए आवश्यक है। इस पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे यही बातें बताई जा रही है कि ये जो सामाजिक असमानता है, ये जो सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं, इसको दूर करने के लिए सरकार को व्यापक स्तर पर सरकार को अच्छे तरीके से सही से सुधार की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी व्यवस्था है, तो मतलब जो सरकार है, तो उसको सुधार करने चाहिए। यहाँ पे ये बातें बताई जा रही हैं। और असमानता को प्रभावी तरीके से दूर करने के लिए, असमानता के प्रभावी समाधान के लिए ऐसी नीतियाँ बनाई जाएं जिससे सभी वर्ग का विकास हो। ठीक है, समावेशी और न्यायपूर्ण नीतियों को लागू किया जाए। ठीक है, ऐसी नीतियाँ बनाई जाए जो न्यायपूर्ण हो और जो सभी का विकास करें। इसके साथ ही
सरकारी पारदर्शिता हो, राजनीतिक भागीदारी, जनता की राजनीतिक भागीदारी बढ़े और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन, मतलब सरकार जो भी कार्यक्रम चला रही है सामाजिक कल्याण से संबंधित उसको बेहतर तरीके से चलाया जाए, भ्रष्टाचार ना हो, सरकार के काम में पारदर्शिता हो, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर ब्राज़ील की राजनीति में आर्थिक आयाम और असमानता आर्थिक आयाम और असमानता का बहुत गहरा संबंध है। इन असमानताओं को दूर करने के लिए सरकारों, राजनीतिक दलों और सामाजिक आंदोलनों को मिलकर काम करना होगा ताकि देश में अधिक असमानता, समृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमने आर्थिक आयाम को समझा, ब्राज़ील के राजनीतिक आर्थिक आयाम को यहाँ पर अभी हमने समझा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दलीय प्रणाली की। तो देखिए ब्राज़ील में बहुदलीय प्रणाली है, यानी वहाँ कई राजनीतिक दल हैं, मतलब ब्राज़ील में कई राजनीतिक दल हैं। ये पार्टियाँ अलग अलग विचारधारा, समाज के वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये सभी लोकतंत्र के तहत काम करती हैं, जहाँ चुनाव होते हैं और लोग अपने नेताओं को चुनते हैं। मतलब दोस्तों दलीय प्रणाली अगर हम बात करें तो ब्राज़ील में बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है, मतलब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल ब्राज़ील में हैं जिनकी अपनी अपनी विचारधारा है, जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्गों की मांग को उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब ब्राज़ील आज़ाद नहीं था उस समय राजनीतिक फैसले ज़्यादातर शासकों और उनके अधिकारियों द्वारा लिए जाते थे। 1822 में जब ब्राज़ील आज़ाद हुआ तो राजनीतिक पार्टियां बनने लगी। इन राजनीतिक दलों के बीच विचारधारा के अंतर और सत्ता संघर्षों ने एक अस्थिर दलीय प्रणाली को जन्म दिया। मतलब दोस्तों जो राजनीतिक व्यवस्था, मतलब ब्राज़ील की स्वतंत्रता के बाद जब राजनीतिक दल बनने लगे, कई सारी राजनीतिक पार्टियां सामने आने लगी, तो इनकी विचारधाराओं में अंतर था। इनकी विचारधाराओं में जो अंतर है और जो सत्ता संघर्ष था इनके बीच में, तो उससे एक अस्थिर दलीय प्रणाली यहाँ पर दिखाई देती है। 1964 में सेना ने सत्ता संभाल ली और लोकतंत्र खत्म कर दिया। तब सिर्फ सीमित पार्टियां ही चल सकती थीं। और 1985 में जब लोकतंत्र लौटा तब फिर से कई राजनीतिक पार्टियां बनने लगी। अब ब्राज़ील में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो मिलकर या अलग अलग सरकार चलाने की कोशिश करती हैं, मतलब गठबंधन बनाकर भी सरकार चलाने का प्रयास करती हैं और अलग अलग सरकार चलाने का भी प्रयास करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो जानकारी है, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर ड्यू एसओएल की बुक की हेल्प से यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी टॉपिक में, दलीय प्रणाली के टॉपिक में ही हम बात कर रहे हैं। ब्राज़ील की प्रमुख राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं ब्राज़ील के, उनको हम समझते हैं। तो पहला है यहाँ पर एक कामकाजी पार्टी है। यह लेफ़्ट ऑफ सेंटर विचारधारा की पार्टी है। देखिए दोस्तों, लेफ़्ट ऑफ सेंटर विचारधारा, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है मध्यम वामपंथी। देखिए दोस्तों, आपको दक्षिणपंथ और वामपंथ पता होगा, नहीं भी पता तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दूंगा। देखिए जैसे कि आप एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। एक पॉइंट मान लेते हैं, ये जो ए पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए ये जो डी पॉइंट है, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं दक्षिणपंथी पार्टी या दक्षिणपंथी जो विचारधारा है, इसे हम ये मान लेते हैं, ठीक है। डी पॉइंट को मान लेते हैं दक्षिणपंथी की विचारधारा। इसके अलावा यहाँ पर वी जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं वामपंथ की विचारधारा। अब देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो कामकाजी पार्टी है ब्राज़ील में, ये मध्यम वामपंथी है। अब देखिए पहले आप देखिए इन दोनों ये जो विचारधारा है, एक वामपंथ की विचारधारा हो गई और एक हो गई दक्षिणपंथ की विचारधारा। अब इनका पहले आप बीच का सेंटर ले लीजिए। मान लीजिए ये बीच का सेंटर है, ठीक है, इसको सी ही मान लेते हैं, ठीक है, सी सेंटर मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये बीच का सेंटर है सी। अब देखिए एक विचारधारा हो गई दक्षिणपंथ और एक विचारधारा हो गई वामपंथ और एक मध्यम विचारधारा हो गई। मध्यम विचारधारा का मतलब है कि ये जो विचारधारा है इसमें वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों ही चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये है लेफ़्ट ऑफ सेंटर पार्टी, मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो मध्यम वामपंथी। मतलब ये दल जो वामपंथ की विचारधारा है उसके करीब है, यहाँ पे मान लो आप, ठीक है, ये बीच में नहीं है। मध्यम वामपंथी का मतलब इन दोनों ही विचारधाराओं के बीच का नहीं, मतलब इसका यह है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसकी विचारधारा वामपंथ के करीब है।
ठीक है, मतलब बीच का जो हिस्सा, ये जो सेंटर है और ये जो वामपंथी विचारधारा है, इसके बीच में आप मान सकते हैं, यहाँ पर मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो वामपंथी विचारधारा होती है तो इसका क्या मतलब है, तो आपको शॉर्ट में थोड़ी बातें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वामपंथ का यहाँ पे मतलब ये हो, देखिए वामपंथ की जो विचारधारा है, वामपंथ की विचारधारा में समानता की बात की जाती है कि जो असमानता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, ये समानता पर जोर देता है ये जो वामपंथी विचारधारा है। इसके साथ ही वामपंथी जो विचारधारा है ये सरकारी हस्तक्षेप की बात करता है कि जैसे कि जब हम बात करते हैं पूंजीवाद की, तो पूंजीवाद बात करता है कि सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए बाज़ार में। लेकिन ये जो वामपंथ की विचारधारा ये सरकार के हस्तक्षेप की बात करती है। ये जो वामपंथ की विचारधारा है ये बात करती है कि सरकार को बाज़ार में हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को अधिक से अधिक कार्य या कल्याणकारी कार्य सरकार को करने चाहिए। मतलब जनता की भलाई के लिए कई तरह के कार्य सरकार को करना चाहिए, ऐसा वामपंथी विचार का मानना है। तो सरकार को कई तरह के कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, ये इस विचारधारा का मानना है। इसके साथ ही इस विचारधारा का थोड़ा झुकाव जो समाजवादी विचारधारा है उसके साथ इसका झुकाव रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात आपको थोड़ी सी बातें यहाँ पर समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये आपको बातें बताई वामपंथ की विचारधारा से संबंधित। हालांकि इसमें पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर करके चलती हैं। तो यहाँ पे यही बातें हो रही है ना कि मध्यम वामपंथी दल है ये। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वामपंथ की विचारधारा के करीब है। इसे 1980 के दशक में मज़दूरों और गरीबों के लिए बनाया गया था। इस पार्टी से लूला दा सिल्वा और डिल्मा रोसेफ जैसे लोग राष्ट्रपति बने। इसने गरीबों और मज़दूरों के लिए कई अच्छे काम किए, लेकिन इस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे जिससे इसकी छवि को नुकसान हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल बातें हैं, ये आप बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके साथ ही एक पॉलिटिकल पार्टी है ब्राज़ीलियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। यह एक केंद्र दक्षिणपंथी सेंटर राइट पार्टी है, यानी कि मध्य दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथ का मतलब दोस्तों क्या है, तो देखिए दक्षिणपंथी जो विचारधारा है वो वामपंथ के अपोजिट है। दक्षिणपंथ की जो विचारधारा है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे बाजार में, इसका मानना है कि सरकार, ये जो दक्षिणपंथ की विचारधारा है इसका मानना है कि सरकार को बाजार में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इस विचारधारा का झुकाव पूंजीवाद की ओर रहता है। इसके साथ ही जो मतलब संस्कृति है, जो परंपरा है देश की, तो उसको ये बहुत ज़्यादा महत्व देती है ये विचारधारा। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ब्राज़ील में ये मध्य दक्षिणपंथी है। ठीक है, मध्य दक्षिणपंथी का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, मतलब पूरी तरह दक्षिणपंथी नहीं है, दक्षिणपंथ की विचारधारा के करीब है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यह पार्टी आर्थिक सुधार और प्राइवेट बिजनेस को बढ़ावा देती है। शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग और व्यापारी इसका समर्थन करते हैं। फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो इसके बड़े नेता रहे हैं। गरीबों के लिए इस पार्टी की योजनाएं उतनी कारगर नहीं रही, इसलिए इसकी लोकप्रियता कम हुई। इसके अलावा एक पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। यह एक दक्षिणपंथी पार्टी है। ठीक है, ये इसका मतलब विचारधारा स्पष्ट है कि ये पूरी तरह एक दक्षिणपंथी पार्टी है। यह व्यापारी और अमीर वर्ग का समर्थन करती है। यह सरकारी दखल कम करने और टैक्स घटाने की बात करती है। यह पार्टी कई बार सरकार में रही है, खासकर गठबंधन बनाकर। दोस्तों ये पॉइंट्स आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है, ब्राज़ील की एक पॉलिटिकल पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। तो देखिए सोशलिस्ट पार्टी एक केंद्रीय पार्टी है जो समाजवादी और सामाजिक लोकतांत्रिक विचारधारा को अपनाती है। तो देखिए दोस्तों ये केंद्रीय विचारधारा वाली पार्टी है। केंद्रीय विचारधारा वाली पार्टी का मतलब ये है कि मध्य विचारधारा वाली पार्टी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो वामपंथी विचारधारा है, ठीक है, जो वामपंथी विचारधारा है और जो दक्षिणपंथ की विचारधारा है, तो उसके बीच में जो बिंदु आ रहा है तो वो क्या है, वो मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये दोनों ही विचारधाराओं के मध्य की विचारधारा वाली पार्टी है।
तो इसे हम केंद्रीय पार्टी कहेंगे, ठीक है। तो ये जो मध्य विचारधारा वाली पार्टियां होती हैं इन्हें हम केंद्रीय पार्टी कहते हैं। देखिए, मध्य विचारधारा वाली पार्टी कभी कभी वामपंथ तो कभी दक्षिणपंथ के बीच संतुलन बनाकर चलती हैं, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश करती हैं। यह गरीबों और मज़दूरों के हक़ की बात करती है। अब ये जो पार्टी है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ब्राज़ील में, ये गरीबों और मज़दूरों के हक़ की बात करती है। इसकी सोच समाजवादी और सामाजिक न्याय पर आधारित है। यह सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले विकास, समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। समय के साथ इसकी नीतियाँ कुछ बदली हैं और यह कई पार्टियों से मिलकर सरकार में रही है। इसका राजनीतिक असर स्थिर रहा है, ज़्यादा ना कम। मतलब इसका जो राजनीतिक असर रहा है वो काफ़ी स्थिर रहा है। इसके अलावा एक पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। यह एक दक्षिणपंथी पार्टी है। यह धार्मिक और पारंपरिक मूल्यों को मानती है। यह पार्टी प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म मानने वालों में ज़्यादा लोकप्रिय है। यह धार्मिक समुदायों के मुद्दों का समर्थन करती है। पार्टी ने हाल के वर्षों में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर हमने देखा कि ब्राज़ील में जो कुछ प्रमुख राजनीतिक दल हैं, अभी हमने उनको समझा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ब्राज़ील की दलीय प्रणाली में चुनौतियाँ। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ब्राज़ील की दलीय प्रणाली में क्या चुनौतियाँ हैं। तो देखिए, पहली चुनौती है अस्थिरता और गठबंधन की राजनीति। ब्राज़ील में कई पार्टियाँ हैं, इसलिए अक्सर किसी एक पार्टी को अकेले सरकार नहीं मिलती। उन्हें दूसरी पार्टियों से मिलकर गठबंधन बनाना पड़ता है। इससे फैसले लेने में देरी होती है और सरकार हमेशा मजबूत नहीं रह पाती। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, गठबंधन की सरकार जो होती है वो थोड़ी अस्थिर सरकार ही होती है। गठबंधन की सरकार ज़्यादा मजबूत नहीं होती। तो गठबंधन की राजनीति काफ़ी रही है ब्राज़ील में। तो एक अस्थिर सरकार रही है ब्राज़ील में। इसके अलावा भ्रष्टाचार। तो देखिए, ब्राज़ील की राजनीति में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। कई नेताओं पर पैसे और सत्ता का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगते हैं। इससे जनता का राजनीति पर भरोसा कम हो जाता है। तो भ्रष्टाचार भी एक चुनौती है। इसके अलावा विचारधाराओं में बदलाव। कई राजनीतिक दल अपनी सोच और नीतियां बार बार बदलते हैं ताकि अलग अलग वर्गों का समर्थन पा सकें। इससे जनता को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि पार्टी वास्तव में किस दिशा में काम करना चाहती है। पार्टियों की पहचान और स्थिरता कमज़ोर हो जाती है। मतलब जो पार्टियों की पहचान है, जो स्थिरता है, वो कमज़ोर हो जाती है अगर पार्टियां अपनी विचारधाराएं जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। तो ये भी एक चुनौती है कि पार्टियां जो जल्दी जल्दी अपनी विचारधाराएं बदलती हैं, तो ये भी एक चुनौती है। तो आई होप यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ब्राज़ील की संघीय शासन प्रणाली। तो देखिए, ब्राज़ील में 1988 में बना संविधान एक संघीय शासन प्रणाली को अपनाता है, जिसमें देश की सत्ता केंद्र सरकार और राज्यों में बांटी जाती है। देखिए दोस्तों, ब्राज़ील के संविधान के द्वारा ब्राज़ील में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा किया गया है। ब्राज़ील में 26 राज्य और एक संघीय जिला है, जिनकी अपनी विधानसभाएं, कार्यकारी अधिकारी और न्यायपालिका है। अब देखिए, ब्राज़ील में 26 राज्य हैं और एक संघीय जिला मैंने आपको बताया था, ऐसा क्षेत्र जिस पर केंद्र सरकार सीधे शासन चलाती है। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार वैसे तो पूरे देश पर ही शासन चलाती है, लेकिन संघीय जिला का मतलब है जिस पर केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। देखिए, राज्यों में तो राज्य सरकारों के पास भी शक्तियां होती हैं। तो संघीय जिला मतलब आप समझ गए, ठीक है। ब्रासीलिया जो कि संघीय जिला है, जो कि ब्राज़ील की राजधानी भी है, ठीक है। ब्रासीलिया भी कहते हैं इसको और ब्राजीलिया भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जो ये राज्य हैं ब्राज़ील में, तो इनकी अपनी विधानसभाएं हैं, कार्यकारी अधिकारी हैं, इनकी अपनी न्यायपालिका है। राज्य अपने भीतर शासकीय कार्यों को निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब राज्यों को कई सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वे संघीय संविधान और कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन दोस्तों, कई सारे अधिकार राज्यों को प्राप्त हैं, जैसे कि राज्य की अपनी विधानसभाएं हैं, कार्यकारी अधिकारी है, न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है राज्यों में। इसके साथ ही दोस्तों,
मतलब राज्यों को इतने अधिकार दिए गए हैं, लेकिन साथ में ही जो संघीय संविधान यानी कि जो देश का जो संविधान है, जो कानून है, उसका पालन करना राज्यों के लिए बाध्यकारी है। राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार की राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है, जैसे कि करों का संग्रहण, लेकिन वे संघीय सरकारों को भी करों का एक हिस्सा देने के लिए बाध्य होते हैं। ब्राज़ील में संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का संतुलन बनाए रखने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ब्राज़ील की संघीय शासन प्रणाली में प्रत्येक राज्य का अपना संविधान भी है। अब मतलब देखिए दोस्तों, जो राज्य सरकारें हैं उनको राजस्व एकत्रित करने से संबंधित भी कई सारे अधिकार ब्राज़ील के संविधान ने दिए हैं। मतलब ब्राज़ील में जो राज्य हैं तो उनके पास भी कई तरह के राजस्व एकत्रित करने के अधिकार हैं, तो उनके द्वारा राजस्व भी कई तरह से एकत्र किया जाता है, ठीक है। लेकिन साथ में उसका एक हिस्सा संघीय सरकार को भी देना होता है। मतलब जो राज्य सरकारें हैं वो जो राजस्व एकत्रित करती हैं, ठीक है, जो राजस्व इकट्ठा करती हैं उसका एक हिस्सा संघीय सरकार को भी देती हैं। ये उनके लिए बाध्यकारी है। इसके साथ ही दोस्तों जो राज्य सरकारें हैं उनका अपना संविधान भी है। मतलब पूरे देश का तो संविधान है ही, लेकिन ब्राज़ील की संघीय शासन प्रणाली में प्रत्येक राज्य का अपना संविधान भी है, जो उस राज्य के भीतर शासन की संरचना, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को विभाजित करता है। राज्य सरकारों को अपने चुनावी और राजनीतिक कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लेकिन संघीय सरकार की कुछ नीतियां जैसे कि विदेश नीति, रक्षा और सामान्य आर्थिक नियमन संघीय स्तर पर नियंत्रित होते हैं। मतलब राज्य सरकारों के पास कई सारे अधिकार हैं, कई सारे अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं। राज्य सरकारों को अपने चुनावी और राजनीतिक कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लेकिन जो केंद्र सरकार है तो उसकी कुछ नीतियां जैसे कि विदेश नीति, रक्षा से संबंधित जो नीतियां हैं, ठीक है, और सामान्य जो आर्थिक नियमन हैं, तो संघीय स्तर पर वो लागू होते हैं। मतलब केंद्र सरकार के पास भी कई सारे अधिकार हैं। राज्यों के अपने संविधान के कारण स्वायत्तता प्राप्त है, फिर भी उन्हें राष्ट्रीय कानूनों और राष्ट्रीय संविधान के भीतर अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना होता है। मतलब यही दोस्तों कि राज्यों को कई सारे अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। राज्यों का भी अपना संविधान है जो कि राज्यों को काफ़ी स्वायत्तता देता है कि राज्य सरकारें स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सकें, राज्य सरकारों को कई सारे अधिकार प्राप्त हों, तो ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये जो राज्य सरकारें हैं ये संघीय जो पूरे देश के लिए जो राष्ट्रीय जो कानून है, जो पूरे देश का जो संविधान है, उसके अंतर्गत ही रहकर ऐसा कर सकती हैं राज्य सरकारें। मतलब जो राष्ट्रीय कानून है, जो राष्ट्रीय संविधान है, ठीक है, उसके भीतर ही रहकर राज्य सरकारें अपने जो अधिकार हैं, जो अपनी जो स्वायत्तता है, उसका उपयोग कर सकती हैं। ब्राज़ील की संघीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक समायोजन प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जिसमें राज्य और संघीय सरकार एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि देश के भीतर सभी क्षेत्रों को समान रूप से विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। यह प्रणाली लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करने में मदद करती है। यह स्थानीय समुदायों को उनकी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से शासन करने का अधिकार देती है, जबकि साथ ही साथ राष्ट्रीय पहचान और एकता बनाए रखने के लिए एक केंद्रीय सरकार की आवश्यकता होती है। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये जो संघीय प्रणाली है ब्राज़ील में, इसमें ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है कि जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्रीय सरकार है, वो मिलकर काम करें ताकि पूरे देश का समग्र रूप से विकास हो सके, सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सके, सभी क्षेत्रों को समान रूप से विकास के अवसर मिल सकें। इसके लिए संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की व्यवस्था को अपनाया गया है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे मतलब राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं, क्षेत्रीय सरकारों को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, ताकि जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, जो स्थानीय जो प्राथमिकताएं हैं, वो सामने आ सकें। स्थानीय समुदायों की जो ज़रूरतें हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उसके हिसाब से शासन किया जाए, तो ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन साथ में ही जो राष्ट्रीय पहचान है, मतलब जो पूरे राष्ट्रीय स्तर की जो पहचान है, जो एक राष्ट्रीय एकता है, उसको बनाए रखा जाए, इसके लिए भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं। मतलब जो पूरे देश का जो संविधान है, जो राष्ट्रीय संविधान है,
उसके अंतर्गत हैं ये, मतलब ये जो अधिकार हैं उसके अंतर्गत ही हैं। मतलब राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता बनी रहे, इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। और इसके लिए केंद्र सरकार की आवश्यकता होती है। तो केंद्र सरकार भी है ब्राज़ील में, तो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों का अस्तित्व ब्राज़ील में है। यही संघीय प्रणाली को ब्राज़ील में अपनाया गया। मतलब संघीय प्रणाली मतलब यही है कि जहाँ पर केंद्र सरकार भी होती है, जहाँ पर राज्य सरकार भी होती हैं। एकात्मक में होता है कि जहाँ पर केंद्र सरकार ही शक्तिशाली होती है। तो ब्राज़ील में संघीय शासन प्रणाली है। तो अभी हमने इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को समझा, ब्राज़ील की संघीय प्रणाली से संबंधित कुछ पॉइंट्स को समझा अभी हमने। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। हालांकि ब्राज़ील की संघीय प्रणाली कुछ मामलों में समन्वय की कमी और असमान विकास के कारण आलोचना का विषय रही है। विशेष रूप से गरीब और कम विकसित राज्यों को समृद्ध राज्यों से कम संसाधन प्राप्त होते हैं, जिससे आर्थिक असमानता की समस्या बनी रहती है। मतलब अभी हमने बात की कि ब्राज़ील के संविधान में ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सहयोग के साथ काम करें, लेकिन समय समय पर यह भी देखा गया है कि कई मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में समन्वय की कमी पाई गई है। ब्राज़ील में चुनावों में असमान संसाधनों का वितरण, राजनीतिक भ्रष्टाचार भी संघीय प्रणाली की चुनौतियों में शामिल है। तो ये भी देखिए, यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ भी बताई गई हैं ब्राज़ील की संघीय प्रणाली की, जैसे कि असमान संसाधनों का वितरण, राजनीतिक भ्रष्टाचार। तो ये जो ब्राज़ील की संघीय प्रणाली है उसकी कुछ चुनौतियाँ हैं। राज्य सरकारों और संघीय सरकार के बीच की यह शक्ति का संघर्ष और सहयोग की प्रक्रिया कई बार राजनीतिक अस्थिरता और विवादों का कारण बनती है। तो कई बार राजनीतिक अस्थिरता और विवाद भी उत्पन्न होते हैं राज्य सरकारों और संघीय सरकारों के बीच में, जिसका एक बड़ा कारण संसाधनों का असमान वितरण और राजनीतिक भ्रष्टाचार भी है। इसके बावजूद ब्राज़ील की संघीय प्रणाली ने देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी सरकारों से जुड़ने और अपनी आवाज़ उठाने का एक मंच प्रदान किया है, और यह लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट में ये बातें बताई गई हैं कि हालांकि कुछ चुनौतियाँ हमें दिखाई देती हैं ब्राज़ील की संघीय प्रणाली में, लेकिन तब ब्राज़ील की संघीय प्रणाली में हमें कुछ चुनौतियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन तब भी इन चुनौतियों के बावजूद भी ये जो संघीय प्रणाली है ब्राज़ील की, इसने ब्राज़ील के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका चैप्टर था ब्राज़ील से संबंधित, ये जो आपकी यूनिट थी, इसको हमने पूरी तरह काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में कवर किया। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।